आईपीएल ऑक्शन में इस बार जिस टीम को सबसे ज्यादा खिलाड़ी परचेज करने थे और बजट भी जिनके पास सबसे ज्यादा था वो थी केकेआर की टीम, लेकिन उन्होंने अपना सारा बजट एक ही खिलाड़ी पर लगा दिया और मिचेल स्टार्क के लिए 24.75 सीआर खर्च करके उनको आईपीएल क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है। लेकिन क्या इतना बजट एक ही खिलाड़ी पर स्पेंड करना जायज है? क्योंकि उससे बाकी टीम कहीं केकेआर की कमजोर तो नहीं हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केकेआर की ओवरऑल टीम कैसी बनी है, नए जो एक्विजिशन है वो किस तरह के रहे हैं, 11 किस तरह की बन रही है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और साथ में क्या इस टीम में अब वो मादा नजर आ रहा है जो इस सीजन ये क्वालिफाई कर सकें, ट्रॉफी जीत सकें। आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले आप नजर डालिए जो नए 22 हैं केकेआर की टीम के, उसमें मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क इनकी जरूरत थी क्योंकि इनको एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर चाहिए था जो इनके लिए ओवरऑल एक क्वालिटी लेके आता हो, एक्सपीरियंस लेकर के आता हो, क्योंकि इनके पास जो इंडियन फास्ट बॉलर थे वो बहुत यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे। तो उस हिसाब से इनको एक लीडर ऑफ द अटैक चाहिए था, तो जरूरत तो थे इनकी मिचेल स्टार्क। लेकिन जो पैसा इन्होंने मिचेल स्टार्क के लिए खर्च कर दिया है उससे बाकी जगहों पर कुछ कमी रह गई है। तो अकेले मिचेल स्टार्क पे सारा पैसा लगा देना और उन पर हाईली डिपेंडेंट हो जाना इस टीम के लिए शायद बड़ी गलती भी आने वाले टाइम में प्रूव हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की। केएस भरत को इन्होंने जो लिया है वो भी एक अच्छा एक्विजिशन में मानूंगा इस टीम के हिसाब से। स्पिनर्स के सामने कीपिंग करना एक नॉर्मल स्पिनर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी गेंदों को पिक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो साथ में आपको एक ऐसा विकेट कीपर जरूर चाहिए था जो अच्छा ग्लव वर्क करता हो। तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी एक्विजिशन है, लेकिन इनके खेलने से आपकी बल्लेबाजी जो है वो कमजोर हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे इनको 11 में फीचर कराया जाता है, लेकिन इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन तो चाहिए ही था, तो किसी ना किसी तरफ जाना था, तो वो केएस भरत की तरफ गए। देन फिर चेतन सकारिया। अब इनको जब मिचेल स्टार्क को आपने ले लिया ना, तो इंडियन फास्ट बॉलर के लिए खर्च करने के लिए पैसा उतना था नहीं, तो फिर आपको चेतन सकारिया ही मिल सकता। हालांकि मैं बुरी चॉइस नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी एक अच्छे डिसेंट गेंदबाज हैं, पहले आईपीएल खेल चुके हैं, प्रूव किया अपने आप को, तो अच्छी चॉइस ओवरऑल। अंग्रेश रघुवंशी, इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि अभिषेक नायर के कोटे से आए हैं, अंडर 19 बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद से पिछले एक साल में जिस तरह से टी20 क्रिकेट खेली है, इतना खराब खेलने के बाद कोई खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में बिड होना डिजर्व नहीं करता। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें रमनदीप सिंह की, तो रमनदीप सिंह का सीजन बहुत अच्छा गया। पंजाब की टीम ने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो स्ट्राइकिंग इनकी रही वो केकेआर के लिए भी काम आ सकती है। नंबर 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देन फिर शेफिन रदरफोर्ड, ये इनको आप कह सकते हैं कि आंद्रे रसल का बैकअप, बिकॉज इंपैक्ट प्लेयर रूल आने से अब जेन्युइन ऑलराउंडर वैसे भी ऑक्शन में अवेलेबल नहीं थे कि आप आंद्रे रसल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उठा के ले आए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप स्मार्टली खेलें। तो ऐसे में शेफिन रदरफोर्ड से आंद्रे रसल को रिप्लेस कर देंगे और इंपैक्ट प्लेयर में जो गेंदबाज मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो काम चला के लेके जा सकते हैं। उसके बाद बात करें मनीष पांडे, एक और इंडियन बैट्समैन का बैकअप आप कह सकते हैं, पहले भी केकेआर की टीम का हिस्सा रहे थे, तो अच्छी बाई कहूंगा। एट द एंड एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और आप इनको कभी भी ला करके खिला सकते हैं। उसके बाद मुजीबुर रहमान, सुनील नारायण का बैकअप कह लीजिए, आने वाले टाइम में उनका रिप्लेसमेंट कह लीजिए। तो मुजीबुर रहमान एक अच्छा बाई है, लेकिन इससे पहले जो है वो सुनील नारायण ही 11 में खेलेंगे। मुजीबुर रहमान को एक बैकअप की तरह ही इन्होंने लिया है। उसके बाद बात करें गस आर्टिंगटन की, तो वो भी मिचेल स्टार्क के बैकअप के रूप में ही देखे जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते हैं। हाल फिलहाल बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं रही, हालांकि इंग्लैंड में इनको काफी हाईली रेट किया जाता है, तो अच्छे खिलाड़ी हैं ओवरऑल, बट मिचेल स्टार्क का बैकअप हो सकते हैं नहीं, ये एक सवाल जरूर रहेगा। उसके बाद हम बनाते हैं इनकी 11। तो 11 में ओपनिंग की बात करें तो वहां पर एक पेच रहेगा कि इनको गुरबाज के साथ जाना है या जेसन रॉय के साथ जाना है। अगर बैट्समैन टू बैट्समैन कंपैरिजन हो ना, तो मैं कहूंगा कि जेसन रॉय के साथ। लेकिन गुरबाज जो विकेट कीपिंग करते हैं और ओवरऑल जिस तरह से एज अ प्लेयर इमर्ज हुए हैं, जो बैटिंग उनकी ओवरऑल रही है वो बहुत कमाल की रही है। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा वैल्यू देने वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं वो गुरबाज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको 2 in 1 प्लेयर मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल गया, बैट्समैन भी मिल गया
और बल्लेबाजी में जेसन रॉय और गुरबाज में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हालांकि मार्जिनली आप जेसन रॉय को वो एज दे सकते हैं कि दोनों में बेटर बैट्समैन कौन है। उसके बाद दूसरे ओपनर की बात करें तो दूसरा ओपनर इनकी टीम में वेंकटेश अय्यर को होना चाहिए। बहुत वक्त से उनके नंबर के साथ छेड़छाड़ होती रही, पिछले बार वो नंबर 3 नंबर 4 पर भी डिफरेंट पोजीशन पर बल्लेबाजी की है, लेकिन जो उनका बेस्ट आया था इस टीम में वो ओपन करते हुए आया था, तो मेरे हिसाब से उनको ओपन ही करना चाहिए। देन फिर 3 नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर 3 नंबर होने चाहिए, आइडियली 3 नंबर के प्लेयर हैं। देन 4 नंबर जो है वो नीतीश राणा। अब 3 और 4 में स्विच हो सकता है, बिकॉज नीतीश राणा को ये टीम डिफरेंट नंबर्स पर एज अ फ्लोटर इस्तेमाल करती रही है, जरूरत पड़ने पर ओपन भी कराया है, 3 भी खिलाया है, 4 भी खिलाया, इवन 5 भी खिलाया नीतीश राणा को। तो नीतीश राणा एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो 3 और 4 में सफल होते रहेंगे और इस टीम के कप्तान और उप कप्तान जो है वो 3 और 4 नंबर रहने वाले हैं। उसके बाद 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पर मुझे लगता है कि रिंकू सिंह का प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह ने पिछले 1 साल में जो मैच्योरिटी दिखाई है, सिर्फ एक चीज नहीं है कि वो गेम्स फिनिश करते हैं, वो गेम्स कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। आंद्रे रसल को इन्होंने 5 नंबर बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन 5 नंबर उनको सूट नहीं करता, क्योंकि उनकी गाड़ी में एक ही गियर है, एक ही तरह से बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि रिंकू सिंह दोनों तरह से खेल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और देन आकर के फिनिश कर सकते हैं, तो 5 नंबर उनको ज्यादा सूट करेगा और 6 नंबर आंद्रे रसल को ज्यादा सूट करेगा। हालांकि फ्लोटर की तरह वो आंद्रे रसल को डिफरेंट नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइडियली जहां से शुरुआत होगी तो 5 नंबर रिंकू सिंह और 6 नंबर मेरे हिसाब से आंद्रे रसल होने चाहिए। देन फिर 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पर रमनदीप सिंह एज ए इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में खेलने चाहिए, और जो स्ट्राइकिंग उन्होंने दिखाई है हाल फिलहाल में, एक परफेक्ट प्लेयर है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी आ जाएंगे, इनिशियल 11 में उनकी जगह नहीं बनेगी, तो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इनकी टीम में फिनिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए 5 रिंकू, 6 रसल और 7 रमनदीप सिंह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे फिनिशर इनके पास आप कह सकते हैं एट द एंड होंगे। देन फिर नंबर 8 की बात की जाए, नंबर 8 पर फिर सुनील नारायण आ जाते हैं, वो भी बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी टीम के लिए उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर रखी है, उधर इनका इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला था। उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो मिचेल स्टार्क भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन बल्ले के साथ देखने को मिला है, तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितना वो बल्ले के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। देन फिर हर्षित राणा 10 नंबर के प्लेयर, ये हो सकता है कि हर्षित राणा 9 नंबर खेलें और मिचेल स्टार्क 10 नंबर खेलें, क्योंकि हर्षित राणा की बल्लेबाजी में जो पोटेंशियल है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने सेंचुरीज बना रखी हैं, बड़े छक्के लगाने की काबिलियत है। उसके बाद नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 इस टीम में सुयश शर्मा जरूर खेलेंगे, और 12वें खिलाड़ी की बात करें तो वहां पर जरूर ये रहेगा कि कौन से खिलाड़ी को खिलाना है। उसमें वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, चेतन सकारिया हो सकते हैं, वैभव अरोरा हो सकते हैं, ये कंडीशंस और सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। हालांकि स्पिनर में भी ये चॉइस इनके पास रहेगी कि ये सुनील नारायण के साथ वरुण चक्रवर्ती को खिलाते हैं या सुनील नारायण के साथ सुयश शर्मा को खिलाते हैं, तो ये भी जो 11वें नंबर वाली पोजीशन है वो रहेगी। या कई बार ये भी हो सकता है कि आप तीनों स्पिनर्स को खेलते हुए देखें। आइडियली मुझे लगता है कि ये तीनों स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर इनके लिए मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और आंद्रे रसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो अगर तीसरे तेज गेंदबाज का रोल प्ले कर सकते हैं तो इस टीम को बहुत अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। 3 क्वालिटी स्पिनर मिल जाते हैं, 3 बेहतरीन तेज गेंदबाज मिल जाते हैं, तो बॉलिंग काफी मजबूत नजर आएगी। उसके बाद इस टीम की ताकत की बात करें तो फिनिशर बहुत कमाल के हैं, चाहे आंद्रे रसल की बात करें, चाहे रिंकू की बात करें, चाहे रमनदीप सिंह की बात करें, तो फिनिशिंग एक बड़ी ताकत रहेगी। और बैटिंग में जो इनके डेप्थ है, 7 नंबर के बाद 8 नंबर सुनील नारायण, 9 नंबर हर्षित राणा, 10 नंबर मिचेल स्टार्क, तो वो भी एक अच्छी चीज रहेगी। उसके बाद स्पिनर्स इनकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। 3 क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी इन द सेंस T20 क्रिकेट में इनको पिक करना बहुत मुश्किल है, तो इनको बड़े शॉट्स लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। ये विकेट टेकर भी हैं तीनों स्पिनर की अगर बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी ताकत रहने वाली है। और दूसरा, स्पिन को खेलने वाले बैट्समैन भी इस टीम में बेटर हैं। आप अगर बात करें नीतीश राणा की, आप अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, ये सारे खिलाड़ी स्पिन को बेटर खेलते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्पिन के बेटर बैट्समैन है, तो इनके पास बेहतर स्पिनर हैं, साथ में स्पिन को खेलने वाले बेहतर बैट्समैन भी हैं। तो इस बार आप हो सकता है कि कोलकाता में ऐसा देखें कि वो तेज गेंदबाजों वाले विकेट ना दिखें, आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट ज्यादा नजर आए। देन आप इस टीम के बैलेंस और डेप्थ की बात करेंगे, बहुत अच्छा बैलेंस है ओवरऑल टीम में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच में। और डेप्थ देखिए कि 6 क्वालिटी बॉलिंग के ऑप्शन हैं, साथ में आपको वेंकटेश अय्यर भी गेंदबाजी करके दे सकते हैं, रमनदीप सिंह भी रहेंगे तो वो भी एक ऑप्शन के रूप में आप उनको देख सकते हैं। बल्लेबाजी आपकी 10 नंबर तक आती है, हर्षित राणा तक आती है, तो एक अच्छी डेप्थ बैटिंग और बॉलिंग के
बीच में आपको दिखाई देती है। बाकी क्लैरिटी इस टीम में काफी रही है। जिस तरह से इन्होंने मिचेल स्टार्क को लिया है तो ये अपनी 11 को लेकर के सर्टेन है कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह का रोल खेलने वाला है, तो वो क्लैरिटी कई बार बहुत हेल्प करती है टीमों को। लेकिन वीकनेसेस की बात करें, ओपनिंग अभी इनके लिए इशू रहेगा क्योंकि वो सेटल्ड नहीं है। पिछले सीजन भी देखा गया था कि गुरबाज और जेसन रॉय के बीच में ये काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, और जब तक वो इशू सॉल्व नहीं हो जाता, सेटल नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको शायद एक प्रॉब्लम ही काउंट करूंगा। उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो वो ओपनिंग के साथ रिलेटेड है। अगर ये गुरबाज को नहीं खिलाते फिर केएस भरत को खिलाएंगे, केएस भरत को खिलाएंगे तो बैटिंग कमजोर होती है। बेस्ट इनके लिए हो सकता है कि गुरबाज खेलें और बल्ले से भी परफॉर्म करें और कीपिंग भी करके दें, तो वो एक बेस्ट केस सिनेरियो में मानता हूं कि इनके लिए हो सकता है। देन फिर इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी मेरी नजर में रहेगी वो रहेगी मिचेल स्टार्क के ऊपर हाई डिपेंडेंसी। अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ हो गया, इस टीम के सारे प्लान डिरेल हो जाएंगे, फास्ट बॉलिंग में फिर वो दम नजर नहीं आएगा। और उसी के साथ दूसरा प्लेयर आंद्रे रसल भी अगर इस टीम में नहीं होते हैं तो भी इस टीम का बैलेंस काफी हद तक आपको हिला हुआ नजर आएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा इनको कॉस्ट कर सकती है अगर इन दोनों खिलाड़ियों के साथ कुछ हो जाता है। साथ में इंडियन फास्ट बॉलर की बात करें तो अच्छे हैं लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, तो इंडियन फास्ट बॉलर्स का इनएक्सपीरियंस होना भी इनकी एक कमजोरी नजर आ रही है। ओवरऑल अच्छी टीम नजर आ रही है, पिछले सालों के मुकाबले और बेटर नजर आ रही है मुझे तो, और मुझे लगता है कि टॉप 4 की टीम इस बार जरूर होनी चाहिए अगर चीजें इनके प्लान के अकॉर्डिंग जाती हैं। तो दोस्तों ये था केकेआर की टीम का रिव्यू। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।